चलिए, आज हम लोग कम से कम 20 सवाल कर लेंगे हीट ट्रीटमेंट से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके, है ना? रेलवे के लिए, डीआरडीओ के लिए, डीएमआरसी के लिए, है ना? लगभग सारे जितने भी तरह के जो टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे आपके आईटीआई लेवल के, उन सबों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है ये, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए ध्यान से, कह रहा है कि स्टील का नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है? ये आपका सवाल है कि स्टील का जो हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते हैं, जो कि एक हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है नॉर्मलाइजिंग, उसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, ये सवाल है आपका। पहला ऑप्शन है उत्पन्न स्ट्रेस को दूर करना, है ना, जो स्टील में जो स्ट्रेस जो आ जाते हैं उसको दूर करना। दूसरा है मशीनिबिलिटी में सुधार कर लाना, यानी कि जो भी हम लोग मेटल्स पे जो मशीनीकरण करते हैं उसको काटना छाटना जैसे प्रोसेस, उनमें सुधार लाना। या फिर स्टील को सॉफ्ट करना, या फिर टफनेस बढ़ाना और ब्रिटलनेस को कम करना। ये आपके चार ऑप्शन है, आपको इसमें से बताना है आपका कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब जो होगा बाबू, वो आपका हो जाएगा ए, है ना, इसका ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नॉर्मलाइजिंग जो हम लोग करते हैं, हीट ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस है नॉर्मलाइजिंग, वो जो करते हैं हम लोग स्ट्रेस को दूर करने के लिए, जो उसमें स्ट्रेसेस जो उत्पन्न हो जाते हैं किसी भी मेटल्स में, स्टील में, उसको हम लोग दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग जैसे ट्रीटमेंट करते हैं। चलिए आगे हमारा दूसरा सवाल है कि कार्बन स्टील के एक पीस को, है ना, कार्बन स्टील के एक पीस को 730 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा ऊपर गर्म किया जाता है। 730 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा गर्म किया जाता है, उसे इस तापमान पर कुछ घंटे रखा जाता है। मीन्स कि जितनी भी टेम्परेचर आप 730 डिग्री से जो ऊपर देंगे उसको थोड़ा देर मेंटेन करके रखना है, और तब उसे धीरे-धीरे ठंडा किया जाता है। और इसके लिए कौन-सी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है प्रयोग में लाई जाती है? या जो इस प्रकार का जो हीट ट्रीटमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, या इस तरह के हीट ट्रीटमेंट की कौन-सी विधि है जो प्रयोग में लाई जाती है? पहला ऑप्शन है आपका नॉर्मलाइजिंग, दूसरा है आपका केस हार्डनिंग, तीसरा है आपका हार्डनिंग, और चौथा ऑप्शन है आपका एनीलिंग। इनमें से आपको सही आंसर आपका जो हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, है ना। इस प्रकार के 730 डिग्री के आसपास जो हम लोग मटेरियल को हीट करते हैं और उसे उतने टेम्परेचर को थोड़ा देर मेंटेन करके रखते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे उसको ठंडा करने की प्रक्रिया को एनीलिंग कहते हैं, है ना, एनीलिंग हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। एनीलिंग में क्या होता है कि एनीलिंग में हम लोग किसी भी मेटल के, किसी भी स्टील के मशीनिबिलिटी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, मशीनीकरण प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए हम लोग एनीलिंग जैसे हीट ट्रीटमेंट करते हैं। चलिए 3 नंबर सवाल अब देखेंगे हम लोग। 3 नंबर सवाल है आपका कि हीट ट्रीटमेंट के बाद एक कंपोनेंट क्रैक हो जाता है, मतलब टूट जाता है, या उसमें टूट-फूट हो जाता है, आ जाता है। इसका संभावित कारण क्या है? मतलब क्या रीज़न है कि ऐसा हो रहा है कि हीट ट्रीटमेंट करने के बाद कोई कंपोनेंट क्रैक हो गया, उसमें दरारें पड़ गई, इस प्रकार का अगर लक्षण दिख रहे हैं आपके स्टील में, तो क्या होगा, है ना? तो क्या रीज़न हुआ होगा? तो पहला ऑप्शन है इसे लंबे समय तक गर्म किया गया था, इस वजह से ऐसा हो गया। दूसरा है आपका इसे गर्म करने से पहले सही तरह से साफ नहीं किया गया था, क्या ये कारण है? दूसरा है इसे ब्राइन से तुरंत ठंडा किया गया था, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका इसे हवा में धीरे-धीरे ठंडा किया गया था। 4 ऑप्शन हैं आपके, चारों ऑप्शन में जो आपका सही जो आंसर होगा, इसे ब्राइन से तुरंत ठंडा कर गया था, ये आपका सही जवाब होगा, है ना? इसका जो सही आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, ग हो जाएगा, इसे ब्राइन से तुरंत ठंडा कर दिया गया था। क्यों होगा ये आंसर, इसके बारे में बात कर लेंगे थोड़ा-सा। जब भी हम किसी कंपोनेंट का हीट ट्रीटमेंट करते हैं, है ना? और बहुत ज़्यादा हीटिंग करने के बाद जब उसको अचानक से आप ठंडा कर देते हैं, तो क्या होता है कि वो उसमें दरारें पड़ जाती है, टूट-फूट हो जाता है ना? वियर एंड टियर रेजिस्टेंस टाइप का हो जाता है। इस वजह से हम लोग किसी भी हीट ट्रीटमेंट में किसी भी स्टील को अच्छी प्रॉपर्टी देने के लिए हम लोग कभी भी उसको तुरंत से ठंडा नहीं करना चाहिए, है ना? और ब्राइन क्या करता है बाबू, ब्राइन आप जब भी किसी गर्म मेटल पे ब्राइन का छिड़काव करते हैं, तो वो क्या करता है, मेटल को जल्दी से ठंडा कर देता है। तो इस वजह से ये काम हम लोग नहीं करते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इसमें 4 नंबर सवाल की। 4 नंबर सवाल है आपका कि केस हार्डनिंग एक विधि है, एक प्रोसेस है, जिससे सरफेस की चमड़ी को हार्ड बनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से किस पर केस हार्डनिंग करते हैं? ये आपका सवाल है। केस हार्डनिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, किसी भी सरफेस के ऊपरी बाहरी सरफेस को हम लोग हार्ड बनाने का काम करते हैं। और इस प्रकार का जो प्रोसेस है ना, निम्नलिखित में से किस 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 पे हम लोग इस प्रकार का प्रोसेस करते हैं, किस मटेरियल पे करते हैं?
पहला ऑप्शन है आपका हाई कार्बन स्टील के पार्ट्स पे, कास्ट आयरन पे, और तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं एक बार पर में है, तीसरा ऑप्शन है आपका लो कार्बन स्टील पे या एलॉय स्टील पे। ये आपके 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही जो आंसर होगा आपका वो लो कार्बन स्टील है ना। लो कार्बन स्टील पे हम लोग केस हार्डनिंग जैसे प्रोसेस करते हैं, उसके सरफेस को हार्ड करने के लिए, सरफेस हार्डनिंग करने के लिए हम लोग लो कार्बन स्टील पे करते हैं, क्योंकि हाई कार्बन स्टील तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हार्ड होता है। आपको पता है जब हम लोग स्टील में कार्बन की मात्रा अधिक मिलाई जाती है तो वो काफी हार्ड हो जाता है। तो लो कार्बन स्टील में ये किया जाता है, क्या किया जाता है, उसके सरफेस को जब हार्ड करना होता है तो इस प्रकार के हम लोग ऑपरेशंस करते हैं। 5 नंबर सवाल है आपका कि हार्ड किए हुए टूल से इंटरनल स्ट्रेसेस को दूर करने के लिए प्रायः हीट ट्रीटमेंट की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। कोई भी अगर हार्ड किया हुआ टूल्स है ना, तो उसमें क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं, मतलब उसमें प्रतिबल जनरेट हो जाता है, और उसको हटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए कौन सा हीट ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग, ये आपका सवाल है। पहला ऑप्शन है आपका स्टेबिलाईजिंग, दूसरा है एनिलिंग, तीसरा है आपका नॉर्मलाइजिंग, और चौथा है आपका टेम्परिंग। इनमें से कौन सा जो है वो हम लोग करेंगे, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा आपका वो टेम्परिंग हो जाएगा, है ना। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, टेम्परिंग। इंटरनल स्ट्रेस किसी हार्ड, खास करके हार्ड मटेरियल के में से इंटरनल स्ट्रेसेस को दूर करने के लिए टेम्परिंग जैसा हीट ट्रीटमेंट हम लोग उपयोग में लाते हैं। 6 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 6 नंबर सवाल है आपका स्टील में टफनेस और ब्रिटलनेस को कम करने वाली हीट ट्रीटमेंट विधि को क्या कहते हैं। अगर स्टील में टफनेस को बढ़ाना है और ब्रिटलनेस को कम करना है ना, टफनेस यानी कि उसकी मजबूत, उसको ज्यादा मजबूत बनाना है, और उसमें ब्रिटलनेस, भंगुरता को कम करना है, तो कौन सा हीट ट्रीटमेंट करेंगे। पहला एनिलिंग, दूसरा है नॉर्मलाइजिंग, तीसरा ऑप्शन है आपका टेम्परिंग, और चौथा ऑप्शन है आपका केस हार्डनिंग। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा आपका वो टेम्परिंग हो जाएगा। जब भी आपको किसी मटेरियल से आपको टफनेस को बढ़ाना है और ब्रिटलनेस को कम करना है, तो हम लोग टेम्परिंग जैसे हीट ट्रीटमेंट करते हैं। और इंटरनल हार्ड, किसी हार्ड टूल पर से इंटरनल स्ट्रेस को दूर करने के लिए भी हम लोग क्या कर रहे थे, टेम्परिंग कर रहे थे। तो इन दोनों का आंसर सेम है आपका, ध्यान में रखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये। 7 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 7 नंबर सवाल है आपका कि केस हार्डनिंग की एक विधि में स्टील पर अमोनिया गैस छोड़ा जाता है। कोई केस हार्डनिंग की एक विधि है जिसमें अमोनिया गैस को छोड़ा जाता है स्टील पे, तो इसे क्या कहेंगे। साइनाइडिंग कहेंगे, नाइट्राइडिंग कहेंगे, एमोनाइजिंग कहेंगे, या फिर कार्बोराइजिंग कहेंगे। ये आपके 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, जब भी हम क्या करते हैं किसी हार्ड केस हार्डनिंग के दौरान हम लोग स्टील पर जब भी कोई एमोनिया गैस का छिड़काव करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइडिंग। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग निम्नलिखित में से किस दो विधियां हैं, है ना। निम्नलिखित में से किसकी दो विधियां हैं, साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग दो विधि है, ये दोनों किसकी विधियां हैं, ये आपका सवाल है। तो पहला ऑप्शन है हार्डनिंग करने का, दूसरा है केस हार्डनिंग करने का, या चौथा है टेम्परिंग करने का, या चौथा ऑप्शन है आपका नॉर्मलाइजिंग करने का, है ना। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो केस हार्डनिंग हो जाएगा, है ना। यानी कि इसका खा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। केस हार्डनिंग के दो विधि हैं आपके, साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग, है ना। 9 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सवाल को अटेंड कर पाए। 9 नंबर सवाल हम लोग ध्यान में देखेंगे। यहाँ 9 नंबर सवाल है कि टूल स्टील को निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद क्वींच क्यों किया जाता है ना। टूल स्टील को निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद क्वींच, है ना, क्वींच क्यों किया जाता है। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है क्वींच, है ना। क्वींच का क्या मतलब होता है, आपका सवाल है कि टूल स्टील के अगर किसी निश्चित टेम्परेचर पर, है ना, या कांस्टेंट टेम्परेचर पर गर्म करने के बाद क्वींच मतलब उसको निकाल क्यों लिया जाता है या फिर उसको हटा क्यों लिया जाता है, ये आपका सवाल है। तो पहला ऑप्शन है आपका इंटरनल स्ट्रेस को उत्पन्न करने के लिए, यानी स्ट्रेस को जनरेट करने के लिए। दूसरा है आपका हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है आपका स्केल को नीचे लाने के लिए, स्केल कहने का मतलब वो पारा वाला स्केल को नीचे लाने के लिए, या फिर अपने वास्तविक स्ट्रक्चर में वापस लाने के लिए, यानी कि जो उसका पहले जैसा स्ट्रक्चर था बिल्कुल वही स्ट्रक्चर में वापस लाने के लिए। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी आंसर हो जाएगा, हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। मीन्स की जो भी आप स्टील है या टूल स्टील है आपका,
उसकी जो स्ट्रक्चर है वो हार्डनिंग बनाने के लिए, हार्ड करने के लिए उसको ये हम क्वीच करते हैं, है ना। हार्ड करने के बाद उसको क्वीच कर लिया जाता है। 10 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 10 नंबर सवाल है आपका कि एक पंच बिना एलॉय वाली स्टील से बना है। मीन्स कि एलॉय वाली स्टील नहीं है, सिंपल स्टील है। एक पंच बिना एलॉय वाली स्टील से बना है और हार्डनिंग के बाद उस पर ब्रेक आ जाता है, यानी कि उसमें थोड़ा टूट फूट आ जाता है हार्ड करने के बाद। इस क्रैक आने का निम्नलिखित में से क्या कारण है, ये सवाल है आपका। बहुत बढ़िया सवाल है ये। पहला ऑप्शन देखेंगे हम लोग, पंच को अधिक समय तक गर्म किया गया है, इस वजह से ऐसा हो गया। या फिर दूसरा ऑप्शन है आपका, पंच को गर्म किया गया है ना, या पंच को गर्म किया गया है, इस वजह से ऐसा हो गया। या फिर पंच को धीरे धीरे क्वींच किया गया है, मतलब हटाया गया है, इस वजह से हो गया। या फिर चौथा ऑप्शन है आपका, पंच को तुरंत क्वींच किया गया है, यानी आसान तुरंत गर्म करने के बाद तुरंत उसको वहां से हटा लिया गया है, इस वजह से ऐसा हुआ। तो आपका 10 नंबर सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो पंच को कम गर्म किया गया है। जब भी हम क्या करते हैं कि किसी भी पंच को, खास करके जो बिना एलॉय का बना हो, मतलब एलॉय स्टील का पंच नहीं बना हो, ऐसे पंच को जब हम लोग कम गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा टूट फूट आ जाती है ना, या फिर उसमें थोड़ा वियर टियर आ जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा 10 नंबर सवाल का, है ना। चलिए 11 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 11 नंबर सवाल है कि धातुओं की हीट ट्रीटमेंट आवश्यक होती है, क्यों होती है, ये सवाल है आपका। कुछ निश्चित गुण उत्पन्न करने के लिए, मतलब कुछ निश्चित गुण जो है उसका, जो कोई प्रॉपर्टी है उसको बढ़ाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है आपका, कंपोनेंट की दिखावट अच्छी बनाने के लिए, जो कि बिल्कुल नहीं। तीसरा है आपका, धातु की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। और चौथा ऑप्शन है आपका, धातु पर जंग लगने से बचाने के लिए। ये 4 ऑप्शन है आपके। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। हम लोग जो भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो करते हैं बाबू, वो हम लोग करते हैं उस स्टील पर से या उस धातु पर से, धातु में कोई निश्चित गुण उत्पन्न करने के लिए। आप गुण किसी प्रकार का हो सकता है, चाहे उसकी हार्डनिंग बढ़ाने की बात हो, टफनेस बढ़ाने की बात हो, ब्रिटलनेस कम करने की बात हो, है ना, या फिर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को बढ़ाने की बात हो। ये कोई स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी है उसको बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। करें देखेंगे अब हम लोग 12 नंबर सवाल देखेंगे। 12 नंबर सवाल है आपका कि माइल्ड स्टील के पार्ट्स की बाहरी सरफेस को के द्वारा हार्ड किया जाता है। यानी कि सीधा सीधा है, माइल्ड स्टील का जो सरफेस हार्डनिंग है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये आपका सवाल है। टेम्परिंग द्वारा, नॉर्मलाइजिंग द्वारा, केस हार्डनिंग द्वारा, या फिर हार्डनिंग द्वारा, है ना। इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो केस हार्डनिंग हो जाएगा। हमेशा जो भी हम खास करके माइल्ड स्टील का जो हम लोग सरफेस हार्डनिंग करते हैं वो केस हार्डनिंग के द्वारा करते हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अगर आपने थोड़ा सा भी पहले पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में होगा। 13 नंबर सवाल देख लेते हैं। नाइट्राइडिंग विधि में NH3, है ना, एमोनिया गैस को पर छोड़ा जाता है, मतलब कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर छोड़ा जाता है एमोनिया गैस को या NH3 गैस को, ये आपका सवाल है नाइट्राइडिंग प्रोसेस में। 500 से 560 डिग्री, 575 से 600 डिग्री, या फिर 600 डिग्री से 650 डिग्री, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका 650 से 700 डिग्री। बहुत बढ़िया सवाल है ये 13 नंबर सवाल आपका, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 500 डिग्री से लेके 560 डिग्री। इसका ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 14 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। 14 नंबर भी काफी अच्छी सवाल, अच्छा क्वेश्चन है। चौथा नंबर सवाल है कि हाई स्पीड स्टील को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्पर्ड किया जाता है। हाई स्पीड स्टील को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्पर्ड किया जाता है, ये आपका सवाल है। ऑप्शन है आपका पहला 220 से लेके 230 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला बी ऑप्शन है आपका 230 से 270 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 280 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और लास्ट ऑप्शन आपका 550 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो 550 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग, जो टेम्परिंग जो करते हैं हम लोग वो ज्यादा हीट पे करते हैं, ज्यादा टेम्परेचर पे करते हैं, और यहाँ पे 200, 300, 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम नहीं हो सकता है। कभी भी होगा तो 500, 550 डिग्री से अधिक पे ही हम लोग टेम्परिंग करते हैं, और खास करके हाई स्पीड स्टील को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका डी आंसर हो जाएगा, 550 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 600 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 15 नंबर सवाल है आपका कि फाइनेंस में उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर किसी फाइनेंस में अगर आपको हाईयर टेम्परेचर को मापना है तो किससे मापेंगे, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बड़े पढ़े भी होंगे, ये बहुत बढ़िया सवाल है। पायरोमीटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं
जब आपको ज्यादा टेम्परेचर मापना होता है, जैसे किसी भट्ठी का टेम्परेचर मापना होता है, फर्नास का टेम्परेचर मापना होता है ना, या फिर बहुत ज्यादा बहुत मात्रा में, मतलब जिसको हम लोग सेंटीग्रेड में मेजर नहीं कर सकते है ना, उसको हम लोग फिर हम लोग क्या करते हैं, या जिसको थर्मामीटर से मेजर नहीं कर सकते, जिसको सेंटीग्रेड से मेजर नहीं कर सकते, उसको हम लोग पायरोमीटर से करते हैं। और पायरोमीटर ही जो है वो सबसे बड़ा यूनिट है आपका टेम्परेचर मापने का, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। टेम्परेचर मापने का जो सबसे बड़ा यूनिट जो होता है वो आपका पायरोमीटर होता है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, 14 नंबर 15 नंबर सवाल हो गए। बात करेंगे 16 नंबर सवाल की। आपका 16 नंबर सवाल है बाबू कि टूल स्टील की सरफेस की हार्डनिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। अगर टूल स्टील की सरफेस हार्डनिंग करनी है ना, तो कौन सी विधि उपयोग करेंगे, कार्बोराइजिंग करेंगे, साइनाइडिंग करेंगे, हार्डनिंग करेंगे, या इंडक्शन हार्डनिंग करेंगे। टूल स्टील की बात कर रहा है तो टूल स्टील का जो हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा इंडक्शन हार्डनिंग। जब भी हम टूल स्टील का जो सरफेस हार्डनिंग करना होता है तो हम लोग इंडक्शन हार्डनिंग के माध्यम से करते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, इंडक्शन हार्डनिंग। 17 नंबर सवाल देखेंगे। 17 नंबर सवाल है आपका, हार्डनिंग करते समय हाई कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है। बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। हार्डनिंग करते समय कार्बन स्टील या हाई कार्बन स्टील का जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है, यानी कि सबसे कम जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कितना होता है, ये आपका सवाल है। 960 डिग्री सेंटीग्रेड, 900 डिग्री सेंटीग्रेड, 560 डिग्री सेंटीग्रेड, या 723 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो 723 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 723 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि क्या है, हार्डनिंग करने के लिए हाई कार्बन स्टील पे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है। एक और आपका बढ़िया सवाल है 18 नंबर। 18 नंबर सवाल है आपका कि हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर की लगभग हार्डनेस कितनी होती है। बहुत बढ़िया। मिलिंग जो कटर है, जो हमारा गियर कटिंग करने का काम आता है, मिलिंग मशीन, उसमें जो हम लोग हाई स्पीड स्टील का जो कटर लगाते हैं उसकी जो हार्डनेस है वो कितनी होती है, ये सवाल है आपका। पहला आंसर है, पहला ऑप्शन है आपका 45 HRC, दूसरा है आपका 52 HRC, तीसरा ऑप्शन है आपका 62 HRC, या चौथा ऑप्शन है आपका 75 HRC। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा बाबू, वो आपका हो जाएगा 62 HRC, है ना। 62 HRC होता है हाई स्पीड स्टील, खास करके मिलिंग कटर का हार्डनेस, है ना। अब हम लोग बात करेंगे 19 नंबर सवाल का। 19 नंबर सवाल है आपका कि हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या है ना। हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या है, वही सर, वही फिर एक और सवाल आ गया उसी टाइप का जो हमने पीछे कर रखा है। ये सवाल है, पहला ऑप्शन है आपका स्टील की यांत्रिक गुण को बदलना, मैकेनिकल प्रॉपर्टी को चेंज करना, मतलब। दूसरा ऑप्शन है आपका स्टील की यांत्रिक रचना को बदलना, इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज करना। तीसरा ऑप्शन है आपका कंपोनेंट की दिखावट बदलना, उसको सुंदर बनाना, या फिर उसकी शेप को चेंज करना। चौथा ऑप्शन है आपका स्टील की रासायनिक गुणों को बदलना। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी को चेंज करना, ये वाला स्ट्रॉन्ग है आपका, है ना। हालांकि हीट ट्रीटमेंट करने से इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, उसको भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, या फिर उसकी दिखावट यानी शेप भी चेंज हो सकता है, लेकिन इसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो आंसर हो जाएगा आपका, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी को बदलना या चेंज करना। हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो हीट ट्रीटमेंट करते हैं वो किसी भी स्टील का, मेटल्स का, है ना, लोहीय पदार्थ का मैकेनिकल प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए हम लोग करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 20 नंबर सवाल की। 20 नंबर सवाल है आपका, 20 नंबर सवाल है कि C50 वाली स्टील, है ना, यानी इसको हम लोग C50 को कार्बन 50 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। C50 का मतलब वही है, कार्बन 50 वाली स्टील की एक कंपोनेंट को 823 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है और कुछ समय के लिए उसी तापमान पर रखा जाता है, और तब तेल से क्वींच कर दिया जाता है। इसे 600 सेंटीग्रेड पर फिर से गर्म करके तेल में क्वींच किया जाता है। हीट ट्रीटमेंट किस विधि का नाम बताएं। सीधा सीधा कार्बन 50 एक स्टील है आपके पास, जिसको 830 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है और कुछ देर तक वही टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है। फिर उसे तेल से क्वींच किया कर दिया जाता है। क्वींच मतलब तेल के द्वारा ठंडा कर दिया जाता है या हटा लिया जाता है। इसके बाद इससे फिर से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिर से वापस गर्म करके तेल से क्वींच कर दिया जाता है। इस प्रकार के जो हीट ट्रीटमेंट है उसका नाम क्या है, ये आपका सवाल है।
पहला ऑप्शन है एनीलिंग, दूसरा है आपका नॉर्मलाइजिंग, तीसरा है आपका हार्डनिंग, चौथा है आपका केस हार्डनिंग, है ना। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा, हार्डनिंग व टेम्परिंग। इस प्रकार के जो ऑपरेशन करते हैं कि पहले हीट करते हैं उसको, थोड़ा उस हीट को थोड़ा देर मेंटेन रखते हैं, इसके बाद उसको तेल के द्वारा क्वींच कर लिया जाता है और फिर उसको किसी टेम्परेचर पे हीट करते हैं और फिर क्वींच करते हैं। इस प्रकार के जो आपके प्रोसेस जो होते हैं या हीट ट्रीटमेंट के, उसको हम लोग बोलते हैं हार्डनिंग और टेम्परिंग, है ना। हाँ, चलिए 21 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से क्विंचिंग मीडिया का कौन सा ग्रुप ठंडा करने की दर के क्रम में है, अर्थात धीमे से ठंडा करता है। ऐसा कौन सा क्विंचिंग मीडिया है, यानी ठंडा करने का ऐसा कौन सा जरिया है जो क्या करता है, उसका जो ठंडा करने का जो क्रम है वो काफी धीमे है, या फिर धीमे से शीघ्र ठंडा कर देता है। ऐसा तो आपको क्रम बताना है कि सबसे धीमा कौन करेगा, उसके बाद उससे तेज कौन करेगा, इसके बाद उससे तेज कौन करेगा, ये आपका है। तो इसका जो सही जो आंसर होगा बाबू, हम लोग देख लेते हैं। सबसे जो धीरा ठंडा करता है वो आपका फोर्स एयर करता है। मीन्स की फोर्स एयर मतलब कि हवा देना उस पे, है ना, हवा का छिड़काव करना या प्रेशर से हवा छीटना, वो आपका सबसे कम करेगा। इसके बाद तेल उससे ज्यादा करेगा, और उसके बाद ब्राइन सोल्यूशन उससे भी ज्यादा करेगा। बाय ब्राइन सोल्यूशन से हम लोग बहुत ही तीव्र गति से किसी हीट मेटल को ठंडा करने के लिए हम लोग ब्राइन सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, इसमें किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आगे बात करेंगे हम लोग 22 नंबर सवाल की। 22 नंबर सवाल है आपका, 22 नंबर सवाल है आपका कि अधिक हेमरिंग के दौरान प्रभावित स्टील की इंटरनल स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाएंगे। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा हैमर से किसी स्टील को आपने ठोक ठाक दिया है तो क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ जाएगा, उसका पूरा थोड़ा बिगड़ जाएगा। तो उसको सुधारने के लिए आप कौन सा हीट ट्रीटमेंट वाला प्रोसेस करेंगे, ये आपका सवाल है। पहला ऑप्शन है हार्डनिंग, दूसरा है एनीलिंग, तीसरा नॉर्मलाइजिंग और चौथा है टेम्परिंग। टेम्परिंग और हार्डनिंग जैसे तो प्रोसेस तो करेंगे नहीं। तो 22 का जो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो नॉर्मलाइजिंग हो जाएगा। नॉर्मलाइजिंग में क्या करते हैं हम लोग, पहले गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसको उसके स्ट्रक्चर को ठीक करते हैं, इसके बाद उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का। 23 हम लोग 23 नंबर सवाल देखेंगे। 23 नंबर सवाल है आपका कि स्टील के ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को शीघ्र ठंडा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को बहुत ही तेजी से ठंडा करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। तो पहला ऑप्शन है आपका परलाइट, दूसरा सीमेंटाइट, तीसरा है मार्टेसाइट और चौथा ऑप्शन है आपका प्रूस्टेसाइट। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो मार्टेसाइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, मार्टेसाइट, यानी कि इसका 23 नंबर सवाल का ही आपका करेक्ट आंसर होगा मार्टेसाइट। बात करेंगे 24 नंबर सवाल की। तो 24 नंबर सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किस विधि को निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है और फार्नेंस में ही धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है। मीन्स कि जिस फार्नेंस में उसको गर्म किया जाता है उसी फार्नेंस में आराम आराम से अपना, है ना, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा होने दिया जाता है, वो कौन सा आपका विधि है। टेम्परिंग विधि है, हार्डनिंग विधि है, एनीलिंग विधि है या नाइट्राइडिंग विधि है। इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा 24 का वो आपका डी हो जाएगा। एनीलिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक तो हीट करने के बाद उसको उसी भट्टी में हम लोग छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, वो आराम से ठंडा होता है। इस वजह से एनीलिंग जैसे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में हमारा समय काफी ज्यादा लगता है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो डी आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 25 नंबर सवाल है आपका कि एनेलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। एनेलिंग जो प्रोसेस जो हम लोग करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका मशीनेबिलिटी में सुधार लाना, दूसरा चुंबक में सुधार लाना, चौथा हार्डनेस बढ़ाना या टफनेस बढ़ाना। तो हार्डनेस और टफनेस बढ़ाना तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एनीलिंग में हम लोग क्या करते हैं। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, एनीलिंग में जो है मटेरियल को थोड़ा सॉफ्ट बनाया जाता है, तो इस वजह से इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका मशीनिबिलिटी में सुधार लाना, यानी कि 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, या ए हो जाएगा, है ना। आज हमने कर लिए हैं 25 सवाल, है ना, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सवाल। इसका पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में। और बाकी के जो सवाल बचे हैं वो करेंगे आप लोग। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सवाल है इसमें हीट ट्रीटमेंट के चैप्टर से। आप लोग इसको ध्यान से एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, है ना।
और मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर में, अगले कुछ नए ऑब्जेक्टिव के साथ लेके आऊँगा आपके पास। चलिए।